महोदयायाः कृते पादपप्रदानपुरस्सरम् अहं स्वागतं व्याहरामि। महोदया यं विषयम् उपस्थापयति सः विषयः महोदयायाः अनुभवामृतं भवति। सुमहान् अनुभवः दर्शनशास्त्रे आधुनिकविषयेषु च वर्तते। अस्याः महोदयायाः शिष्याः न केवलं भारते अपि तु रष्या, अमेरिका, ब्रिटेन् इत्यादिषु बहुषु देशेषु बहवः भारतीयाः एव न पाश्चात्याः अपि सन्ति। महोदया तैः सह छात्रैः सह अधुनापि सम्पर्के वर्तन्ते। अतः महोदयायाः अनुभवामृतं वयं शृणुमः। शास्त्रपरिचर्चा इति विषयः महोदयायाः कृते, महोदया इदानीन्तन शोधच्छात्राः ये सन्ति अत्र भिन्नभिन्नविषयस्य तान् सर्वान् उत्प्रेरयितुं पूर्णरूपेण समर्था अस्ति। अतः सर्वेभ्यः अस्माकं नाम इदानीन्तन शिक्षकेभ्यः एवमेव शोधच्छात्रेभ्यः उपदिशन्तु, हितोपदेशं कुर्वन्तु इति अहं सविनयं प्रार्थये। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। प्रथमं तावत् एकां वैदिकीं प्रार्थनां कुर्मः। अस्यां प्रार्थनायामपि उत्कर्षस्य प्रार्थना अस्ति। शैक्षिकगुणोत्कर्षः इति भवद्भिः विषयः निर्धारितः, तदनुकूलमेव एषा प्रार्थना। ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदौ तावत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः, प्रियवरेभ्यः, श्रीनिवासवरखेडी महोदयेभ्यः साधुवादान् समर्पयामि, यैः अस्य शैक्षिकगुणोत्कर्ष कार्यक्रमस्य संकल्पना कृता। ततः अहं श्रीमतां गणेशपण्डितमहाभागानां प्रति स्वीयं कार्तज्यं ज्ञापयामि, साधुवादांश्च प्रेषयामि, यतः तैः मम कृते विषयः निर्धारितः ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन विद रिसर्च स्कॉलर्स। यदि संस्कृतेन अस्य विषयस्य विचारः क्रियतां तर्हि प्रवृत्तयः समस्याश्च शोधार्थिनां कृते। इतः पूर्वम् अस्य विषयस्य चर्चां करोमि। तत्पूर्वम् एतद् वक्तुम् इच्छामि यत् अस्यां प्रार्थनायाम् अस्मिन् वैदिकमन्त्रे यद् मन्त्रः अस्माभिः उच्चारितः, उद् वयं तमसः परि, उद् वयं सर्वे उत्क्रामितुम् इच्छामः। यत्र कुत्रापि वयं तिष्ठामः ततः ऊर्ध्वं गन्तुम् इच्छामः। उद् वयं तमसः परि, अन्धकारस्य परि, अन्धकारम् अपसृत्य वयं प्रकाशं प्रति गन्तुम् इच्छामः इति। स्वः पश्यन्त उत्तरं, स्वः इति प्रकाशं, स्वः इति आनन्दः, ज्योतिः, आनन्दज्योतिं प्रति वयं गन्तुकामाः। स्वः पश्यन्त उत्तरं, फ्रॉम उत् टू उत्तरं, उत्तः उत्क्रम्य वयं उत्तरं गच्छामः। ततः पश्चात् वयं किं कुर्मः? उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। सूर्य इज उत्तमं ज्योति, फ्रॉम उत् टू उत्तर एंड फ्रॉम उत्तर टू उत्तम। दिस इज द मेसेज इन दिस मंत्र। वेद मंत्रेषु जीवनाय प्रेरणा दीयते। प्रेरणा अस्ति उत्कर्षस्य प्रेरणा। उत् उत्तर एंड उत्तम वयं जानीमः। तत्र स्तराणि सन्ति, तत्र त्रयः स्तरः सन्ति अस्मिन् मन्त्रे। एकः सामान्यस्तरः अस्ति, परं सामान्यस्तरेपि वयं तत्रैव न तिष्ठामः यत्र वयं स्थिताः। वयं मनुष्याः सन्तः मनुष्याः सर्वदैव उत्क्रामितुम् इच्छन्ति। ऊर्ध्वमुखिनः प्राणिनः सन्ति मनुष्याः।
मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् अयं वेदस्य उद्घोषः। अतः वयं सर्वे ऊर्ध्वगामिनः, ऊर्ध्वगन्तुम् इच्छामः, ऊर्ध्वतः अपि ऊर्ध्वम्, उत टु उत्तर। उत्तर इज द तुलनात्मक स्तरः। प्रथमः स्तरः साधारण स्तरः, उत्तर इज द तुलनात्मक स्तरः, यतः द्वयोर्मध्ये वयं श्रेष्ठताम् इच्छामः। द्वयोर्मध्येपि यः श्रेयः अस्ति, श्रेयः प्रेयश्च मनुष्यमेतः, वयं श्रेयः कामः स्मः। उत्तरस्यापि पश्चात् वयम् उत्तमं गन्तुकामः। उत्तमं नाम किं? सूर्य उत्तमः ज्योतिः। सूर्यं प्रति प्रतिदिनं वयं सूर्यनमस्कारं कुर्मः। प्रकाशं प्रति अस्मदीया ईहा वर्तते, अभिलाषा वर्तते। तमसः परिप्रकाशं वयं गन्तुम् इच्छामः। एषा प्रार्थना एव उत्कर्षस्य प्रार्थना। अन्येपि तत्र सन्ति वेदमन्त्राः। उद्यानं ते पुरुष नावयानं। पुरुष इति पुरुषेते स पुरुषः। पुरुषः अत्र नास्ति पुरुष पुल्लिङ्गः। पुरुषः इति जीवात्मनः अत्र संकेतः ग्रहणीयः। पुरुषेते स पुरुषः। उद्यानं ते पुरुष नावयानं। त्वया ऊर्ध्वं गन्तव्यं न तु अधो गन्तव्यम्। एषा प्रेरणा दीयते। उच्छ्रयस्व महते सौभागाय। उच्छ्रयस्व सर्वदा उत्क्राम। ऊर्ध्वं गन्तुं प्रयत्नं कुरु। एषैव प्रेरणा दीयते मनुष्येभ्यः। मनुष्याश्च एतदेव कामयन्ते, यत्ते यतः यत्रापि सन्ति यत्र कुत्रापि ततः ऊर्ध्वं, पददृष्ट्या ऊर्ध्वम् अथवा धनदृष्ट्या ऊर्ध्वं, सम्मानदृष्ट्या ऊर्ध्वम् अथवा शान्तिदृष्ट्या, मानसिकतृप्तिदृष्ट्या ऊर्ध्वं गन्तुं कामना एव मनुष्याणां मनुष्यत्वस्य लक्षणं। मननशीलः एव मनुष्यः भवति। मननात् मनुष्यः। मननस्य विषयः किं? विषयः एषैव शैक्षिकगुणोत्कर्षः। यदा अयं विषयः दृष्टः मया, अतीव आनन्दस्य अनुभवः जातः। यथा महोदयैः उक्तमधुनैव अस्य विश्वविद्यालयस्य कृते भारतीयप्रत्यायनपरिषदा A++ सर्वोत्कृष्टश्रेणी प्रदत्ता। ततः अपि उत्कर्षस्य कामना न शान्ता, उत्कर्षस्य कामना वर्धिता। हविषा कृष्णवर्त्मेव वर्धते एव। वर्धते एषा उत्कर्षकामना। परं कथम् उत्कर्षः स्यात्? शैक्षिकगुणोत्कर्षः। इदम् एकं शैक्षणिकसंस्थानं वर्तते। अस्य शैक्षणिकसंस्थानस्य गुणोत्कर्षः। गुणः नाम किं? गुणः तत्र गौणत्वादपि गुणः कथ्यते, गुणः तत्र संस्कारत्वादपि कथ्यते। गुणाः विशेषाधायकाः अपि सन्ति, संस्कार प्रदातारः अपि सन्ति। गुणाः सांख्यदर्शने गुणः प्रकृत्यपेक्षया गौणत्वात् गुणः इति कथ्यन्ते। तर्हि काव्यगुणः अपि सन्ति। अत्र शैक्षिकगुणानां चर्चा। येषां शैक्षणिकगुणानाम् उत्कर्षः कथं स्यात् इति अभिलक्ष्य कुलपतिमहोदयेन एषा कार्यशाला प्रवर्तिता। अस्माभिः सर्वैः अद्य शोधदृष्ट्या एतत् चिन्तनीयम् अस्ति, कथं वयं शैक्षिकगुणानाम् उत्कर्षं कर्तुं शक्नुमः। के सन्ति शैक्षिकगुणाः तर्हि? यदा अहं कुलपतिमहोदयैः लिखिताम् एव नोदनां पठन्ती आसं, तत्र तैः अत्रापि लिखितः स्वाध्यायः, शिक्षा, शोधः। उत्कर्षगुणाः त्रयः सन्ति। यथा काव्यगुणाः, काव्यालङ्काराः सन्ति, एवमेव शैक्षिकगुणाः बहवः सन्ति, अन्येपि सन्ति। परम् अत्र यान् अभिलक्ष्य अस्माभिः विचारः करणीयः ते सन्ति स्वाध्यायः, शिक्षा, शोधः। स्वाध्यायो नाम कः? तैत्तिरीय उपनिषदः शिक्षावल्यां भवद्भिः सर्वैः श्रुतमेव आसीत्। ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च, सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च, तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च।
यदा दीक्षान्तोपदेशः दीयते शिष्येभ्यः अद्यापि दीक्षान्तसमारोहेषु तस्य पाठः क्रियते। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्याय शब्दस्य अर्थः यदि विचार्येत तर्हि स्वस्य अध्ययनम् अथवा स्वयमेव अध्ययनं। स्वयमेव अध्ययनं स्वाध्यायः स्यात्, परं स्वस्य अध्ययनं तत्तु दर्शनशास्त्रस्य विषयः एव। स्वस्य अध्ययनं, स्वस्य नाम स्वस्य आत्मनः, स्वस्य शरीरस्य, स्वस्य मनसः सर्वमपि अध्यात्मं यत्किञ्चित् वर्तते पिण्डब्रह्माण्डविषये तत्सर्वं स्वाध्यायस्य विषयः भवति। परम् उपनिषदि ऋषिः कथयति स्वाध्यायान् मा प्रमदः। अग्रे कथयति स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। प्रवचननाम्ना यत्किञ्चिदपि उपनिषदि कथितं तदेव अत्र शिक्षाशब्देन सङ्केतितं। शिक्षा का? शिक्षा स्वाध्यायानन्तरं यत्किञ्चिदपि प्रोच्यते शिष्येण अथवा आचार्येण। प्रवचनम् आचार्यस्य, स्वाध्यायः अन्तेवासिनः शिष्यस्य वा। सो स्वाध्याय शिक्षा अनयोः कश्चन संयोगः यदि स्यात् तदा शिक्षा फलवती भवति, गुणवती भवति, गुणाधायिनी भवति। अतएव स्वाध्यायानन्तरं, स्वाध्यायस्तु कदापि न समाप्यते, जीवनपर्यन्तं स्वस्य अध्ययनम्। अपि तु यदा वयं वयोवृद्धाः स्याम, वृद्धत्वस्यापि तत्र 4 प्रकाराः निर्दिष्टाः अस्माकं शास्त्रेषु। वयोवृद्धत्वं, ज्ञानवृद्धत्वं, तपोवृद्धत्वं, धर्मवृद्धत्वम् अथवा वैराग्यवृद्धत्वं। तत्र यदा वयं वयोवृद्धाः भवामः तदा स्वाध्यायस्य चिन्ता अधिकं जायते। स्वस्मिन् विषये, स्वस्य विषये वा चिन्तनम् अधिकं जायते। स्वाध्यायः आजीवनं चलति, चलतु अपि। स्वाध्यायश्चलतु, सदा चलतु। अन्तःकरणे विचाराः सन्तु, किं भवति, किं करणीयं, कथम् अस्य संस्थानस्य उत्कर्षः करणीयः, कथं मम सन्तानस्य उत्कर्षः विधेयः, कथं मम आत्मनः चरितस्य उत्कर्षः विधेयः। एतत् सर्वं स्वाध्यायस्थले आयाति। शिक्षा यत्किञ्चिदपि मया अधीतं, यदि तत्सर्वं मयि एव स्यात्, वयं कथयामः मयि एवास्तु मयि श्रुतं, परं तस्य नैतत् तात्पर्यं यत्किञ्चिदपि मया श्रुतं तत्सर्वं मयि एवास्तु। यदि अहं तत् स्वशिष्येभ्यः, स्वमित्रेभ्यः, स्वपरिवारजनेभ्यः यदि अहं किञ्चित् ददामि तर्हि अहं किञ्चित् गृह्णामि। देहि मे ददामि ते, वेदमन्त्रेऽपि कथितं देहि मे ददामि ते। तत्र सर्वत्र यथा गीता कथयति देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। दान प्रतिदान, स्वाध्याय प्रवचन, दान एंड ग्रहण। वैशेषिकसूत्रेऽपि दानस्य प्रतिग्रहस्य चर्चा कृता। तो दानम् अस्ति तत्र प्रवचनं। यत्किञ्चिदपि ज्ञानं लब्धं तस्य यदा चर्चा क्रियते अपरैः सह तदा चर्चानन्तरं वादे वादे जायते तत्त्वबोधः। शास्त्राध्ययनानन्तरं शास्त्रार्थः विधीयते। शास्त्रार्थेन केचन अंशाः जटिलाः सन्ति, तेषां सौकर्येण अवबोधो भवति। अतएव स्वाध्यायशिक्षयोः सङ्गमः, अनयोः संयोगः शैक्षिकगुणानाम् उत्कर्षहेतवे अतीव उपयोगी भवति। तस्य विषये सन्देहः नास्ति, परं समस्याः सन्ति शोधविषये। शोधः संभावनाम् आधृत्य चलति। स्वाध्यायः शिक्षा भवतां कुलपतिवर्येण नोदनायां लिखितं शोधोऽपि उत्कर्षदापकेषु उत्कर्षख्यापकेषु च कारकेषु अन्यतमः। वयं सर्वे शोधार्थिनः आजीवनम् आचार्यः यथा कथापि अनुभवी स्यात्, परं शोधः प्रचलत्येव। मनुष्याः वयं, मनुष्येभ्यः स्खलनं स्वाभाविकम् अस्ति। गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। प्रमादवशात् भवेत्
अथवा अन्य केनचिदापि हेतुना भवेत्, परं स्खलनं तु भवत्येव। अतएव शोधस्य संभावना सदैव वर्तते। आचार विषये तैत्तिरीय उपनिषदि ऋषि कथयति, यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। किमियं विचिकित्सा? विचिकित्सा नाम संशयः, सन्देहः। महर्षि वात्स्यायनः न्यायभाष्ये कथयति, संशयः नाम न्यायस्य जनकः। संशयिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते, न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे। अतः संशयः यदा भवति तदा शोधस्य संभावना जायते। संशये जाते वयम् उभयोरपि पक्षयोः विवेचनं कुर्मः। संशय अस्ति, इतः गन्तव्यम् इतः वा गन्तव्यम्। अर्जुनः संशयितः, संशयग्रस्तः, योद्धव्यं न वा योद्धव्यं। पूर्वं तु नियोजितः युद्धाय युद्धस्थले तिष्ठति, परं तत्र संशयः तस्य मनसि जायते। सः कथयति, न योद्धिष्ये, अहं न योद्धिष्ये। तदा श्रीकृष्णः तं भगवद्गीतायाः उपदेशद्वारा प्रबोधयति, शोधं करोति, तस्य विचाराणां शोधः क्रियते। सर्वत्र एव आचार्यशिष्ययोः मध्ये संवादाः सन्ति। भारतीय परम्परा ग्रन्थेषु, उपनिषत्सु वा भगवद्गीतायां वा। तेभ्यः संवादेभ्यः किं जायते? विचाराणां शोधो भवति। शोधद्वारा यः संशयः आसीत् तस्य संशयस्य निवारणं भवति। अतएव शोधस्य महत्त्वं न केवलं शिक्षासंस्थानेषु, भवतां जीवनेषु, भवतां गृहेषु, कार्यस्थलेषु, सर्वत्र। यदा अधिकारिणः किञ्चित् लिखन्ति, ते स्व उच्चाधिकारिणः समक्षं प्रस्तोष्यन्ति, उच्चाधिकारी तत्र संशोधनं कारयिष्यति। एवमेव क्रमेण सर्वापि जीवनयात्रा चलति। यदा शिशवः किञ्चित् लिखन्ति, तेषां शिशूनाम् अध्यापिका संशोधनं करोति, माता संशोधनं करोति, पिता संशोधनं करोति। एवमेव ये सन्ति ज्येष्ठाः वरिष्ठाः, ते कनिष्ठानाम् आचार विचार लेखन प्रवचन इत्यादिषु संशोधनं कुर्वन्ति एव। संशोधनस्य अपेक्षा अस्ति एव। सैव शिक्षणसंस्थानेषु शिक्षाप्रकल्पस्य एकः महत्त्वपूर्णः घटकः वर्तते। अधुना जो विषयः अस्ति ट्रेण्ड्स् एण्ड् चैलेञ्जेस्, शोधः तु भवितव्य एव, शोधः तु कर्तव्य एव। परं किं शोधः सरलः सुकरः अथवा तत्र समस्या? यदा पर्यन्तं भवद्भिः शोधः न प्रारब्धः तावत् पर्यन्तं समस्या नास्ति। परं यदा शोधकार्यं प्रारभ्यते तदैव समस्याः, जटिलताः अथवा तत्र मार्गे ये केऽपि कण्टकाः सन्ति ते दृश्यन्ते। तत्र केचन प्राचीनाः संस्काराः सन्ति, काचन च नूतनाः समस्याः सन्ति। ट्रेण्ड्स् इति कथिते प्रवृत्तयः पुरातनाः प्रवृत्तयः, चैलेञ्जेस् इति कथिते समस्याः ये नूतनाः सन्ति। अस्मिन् परिदृश्ये साम्प्रतिके काले याः समस्याः उद्भूताः, कथं तेषां निराकरणं भूयात्? मया तत्र 5 प्रवृत्तयः 5 समस्याश्च अंकिताः चर्चा कृते। यतोहि कस्यामपि चर्चायां यदि वयं स्वीयां सीमां निर्धारयामः तर्हि चर्चा बिन्दुपूर्णा स्यात्, सार्थकी स्यात्, सीमिता मर्यादिता च भवति इति। प्रथमा तावत् प्रवृत्तिः संस्कृतशोधार्थिनां कृते वर्तते पुरातनत्वम्, अविगीतत्वं, शिष्टपरम्परात्वं वा। पुराणमित्येव न साधु सर्वं, यद्यपि कथितं कालिदासेन, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं, सन्तः परीक्ष्यान्यतरत् भजन्ते। परं मल्लिनाथेन कालिदासस्यैव टीकाकारेण तत्र लिखितं नामूलं लिख्यते किञ्चित्। कोऽयम् अभिप्रायः नामूलं लिख्यते किञ्चित् इत्यस्य? यत्किञ्चिदपि शोधकर्मणि भवान् लिखति
तत्सर्वं प्रमाणैः पोषितव्यम पुरातनत्वम इति। यदि भवान, आप मान लीजिए, मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूं हिंदी में, आप कोई शोध का विषय लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने अभी बताया ऋग्वेद का श्रद्धा सूक्त लिया या ज्ञान सूक्त लिया, उस विषय को आप शून्य से तो प्रारंभ नहीं करेंगे, आपका तो विषय ही पुरातन है। श्रद्धा सूक्त कहाँ से है? ऋग्वेद से। तो आप संस्कृत के शोधार्थियों के लिए पुरातनत्व, ये पुरातनत्व कोई अवगुण नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें कह दे कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, आज इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। संस्कृत के लिए पुरातनत्व प्रामाणिकता की गारंटी है, क्योंकि यहाँ जितना पुराना है उतना ही अधिक वो प्रामाणिक है। सब कुछ हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं? वेद से प्रारंभ करते हैं। और आपको मालूम होगा कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये हम नहीं कह रहे, अब संस्कृत वाले स्वयं कहते हैं तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। यूनेस्को के रजिस्टर ऑफ मेमोरी में 2017 में ये अंकित हो चुका है कि ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट अवेलेबल लिटरेरी डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। यूनेस्को वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ मेमोरी 2017। तो ये जो पुरातनता है, आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद और उस पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अभी आपने मंगलाचरण किया और आपने किसे उद्धृत किया? उद्धृत किया मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। किसी न किसी प्राचीन आचार्य के वचन को उद्धृत करके हम अपनी बात को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं, पुष्ट करते हैं। घर में भी पहले यही परंपरा थी कि माता पिता कुछ भी कहते थे तो साथ में जोड़ देते थे कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारे ख़ानदान में। जो पुराने जेवर हैं, पुराने बर्तन हैं, पुराने लोग हैं, हर चीज़ की कीमत थी। अब बदल रहा है, यही चुनौती आएगी। अभी ये मैं प्रवृत्तियों की बात कर रही हूँ, लेकिन ये चुनौती भी है कि आज सब कुछ पुराना जो है वो बेकार है। यूज़ एंड थ्रो, जितनी पुरानी चीज़ें हैं निकाल के फेंको। और हम लोग पुरानी चीज़ों का क्या करते थे? संग्रह करते थे, उनको संभाल कर रखते थे, उनकी कद्र करते, पुराने लोगों की भी, पुरानी चीज़ों की भी, पुरानी मूल्यों की भी और पुरानी परंपराओं की भी। तो जब विश्वनाथ मंगलाचरण करते हैं तो पूछा जाता है कि मंगलाचरण क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं अविगीत परंपरा या शिष्ट परंपरा, कि ऐसा हमारे शिष्ट जन करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। उसने कहा कि मन में कर लेते मंगलाचरण, या किताब में दिखाने की क्या ज़रूरत थी? आपके पूर्वज करते थे, आप भी कर लीजिए, लेकिन किताब में लिखा क्यों? तो कहते शिष्य शिक्षायै मंगलम निबध्नाति। शिष्यों को भी पता चलना चाहिए कि ये परंपरा है, प्राचीन परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। हम सब लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। हमने कहाँ से देखा? विश्वविद्यालयों से, विद्यालयों से, कि जब भी कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो शैक्षणिक कार्यक्रम हो, मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। और शोध की दृष्टि से इसी को गंगेश उपाध्याय ने मंगलवाद बना दिया, थियरी ऑफ मंगल। कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। आप पहली बात तो मंगलाचरण की परंपरा भी हर जगह नहीं है कि हर काम में आप मंगलाचरण, कभी कभी होता है मंदिर जाएंगे हम प्रे करेंगे, संडे को चर्च जाएंगे प्रे करेंगे, लेकिन हर समय हर काम को हम मंगल से शुरू करेंगे? ये हमारी परंपरा है, ये एक प्रवृत्ति है, ये हमारे शास्त्रों की शोध प्रवृत्ति है। आप शोध भी देख लीजिए, संस्कृत में जितने शोध होते हैं उन सब के लिए ये जो पुरातनता है ये एक गुण है, अवगुण नहीं है, ये उत्कर्षाधायक तत्व है। और इसके साथ साथ ये शिष्ट परंपरा है, ये अविगीत आचार की शिक्षा देने वाली प्रवृत्ति है। लेकिन दूसरा तत्व, दूसरी प्रवृत्ति बिल्कुल इसके विपरीत है। पुरातनता तो होनी है, लेकिन अगर जो कुछ चला आ रहा था वही आपने परोस के दे दिया तो क्या वो शोध होगा?
बिल्कुल। तो दूसरी चीज एकदम आ गई कि नूतनता होनी जरूरी है। आप एक एफिडेविट भरते हैं, पीएचडी या एमफिल लिखते हैं, उसमें साइन करते हैं कि इसमें जो कुछ मैंने लिखा है वो कहीं भी पहले प्रकाशित नहीं है, ये मेरी अपनी कल्पना है, मेरी अपनी अवधारणा है। तो पुरातनता के साथ साथ दूसरी प्रवृत्ति क्या है? नूतनता। नूतनता का ये मतलब नहीं है कि अब हम संस्कृत के क्षेत्र में इनोवेशन तो नहीं कर सकते, नवाचार नहीं हो सकता, लेकिन जिसको जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में कहा, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमाः वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम। तो कम से कम वचो विन्यास वैचित्र्य तो हो। ये तो नहीं कि ज्यों का त्यों उठा के आपने कट और पेस्ट कर लिया। अगर वो करोगे तो आज तो पकड़े भी जाओगे, क्योंकि प्लेजियरिज्म का क्या आ गया है, अब सॉफ्टवेयर आ गया है, पहले नहीं था। नकल करना आसान था, अब वो भी मुश्किल है। तो इसलिए नूतनता होनी ही चाहिए। उसमें चाहे आपकी शैली की नूतनता हो, आपकी प्रविधि की नूतनता हो, आपके कथ्य की नूतनता हो, या आपकी प्रस्तुति, कुछ भी नहीं है तो आपकी प्रस्तुति नई होनी चाहिए, भाषा आपकी होनी चाहिए। चाहे वो गलत हो, शुद्ध हो, वो बाद की बात है, लेकिन नूतनता होनी चाहिए। नूतनता क्या है? क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। कहीं चर्चा हो रही थी सौंदर्य की। सौंदर्य क्या है? कोई परिभाषा ही नहीं है। मैंने कहा संस्कृत में है ना कि जो हर क्षण नया प्रतीत हो वही रूप है, वही सौंदर्य है। और उससे भी आगे कालिदास ने तो उसे और परिष्कृत कर दिया, यदुच्यते पार्वती पाप वृत्तये न रूपमित्य व्यभिचारी तद्वचः, कि रूप केवल रूप रमणीय नहीं होता है, रूप कभी पाप वृत्ति भी नहीं होता है। जहाँ रूप होता है, यत्राकृतिस् तत्र गुणा वसंती, जहाँ आकृति रूपवती होती है वहाँ गुण भी होते हैं। तो इसलिए पुरातनता के साथ नूतनता, मर्यादा है हर चीज की हमारे यहाँ पर। सप्त मर्यादा कवयः तितिक्षु, वेद में कहा है। 7 मर्यादाएं तो ऋषियों ने बना दी थी। तो मर्यादा पुरातनता की भी निभानी है और मर्यादा नूतनता की भी निभानी है। दूसरी प्रवृत्ति। तीसरी बहुत, वो तो मुझे अचानक लिखते लिखते पढ़ विचार, क्योंकि जब कोई विषय दिया जाता है तो उसमें स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है, जो आपका पहला चरण है। अंदर ही अंदर विचार चलने लगता है कि कौन सी ट्रेंड्स हैं, कौन सी चैलेंजेस हैं, सब हमने अनुभव की होती हैं, लेकिन उनको हमें ऊपर लाना है। मक्खन वो जो चल रहा है उसमें प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो जब तक ऊपर नहीं आता है नवनीत बनकर, तब तक हम उसको स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं कर सकते। तो एक बड़ा ही अच्छा शब्द मिला जो कई वर्ष पहले एमए में पढ़ा था, आज से 55 साल पहले। वो है निरुक्त में, यास्क के निरुक्त में आया, भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। ये एमए में पढ़ा था मैंने, फिर मैंने निरुक्त निकाला। ये भूयो विद्य कौन है? आजकल जिसे आप मल्टी डिसिप्लिनैरिटी कह रहे हैं, वही तो भूयो विद्य है, जो बार बार अलग अलग विद्याओं को पढ़ता है। देखिए यास्क क्या कह रहे हैं, पारो वर्य वित्सु तु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। जो वेदिता, जो ज्ञानी पारोवर्य वित्त होते हैं, पारोवर्य वित्त, पारोवर्य माने वो उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं, परांश्च अवरांश्च विदन्तीति पारोवर्य विदः, जो पर को भी जानते हैं, अवर को भी जानते हैं, पिछलों को भी जानते हैं, आगे वालों को भी जानते हैं, वे पारोवर्य विदः होते हैं। हम अभी भी विशेषण लगाते हैं विद्वानों के पहले, न्याय शास्त्र पारावरिणाः, वेदांत शास्त्र निष्णाताः पारंगताः, ये वही है पारोवर्य विदः। ऐसे विद्वान पारोवर्यविद होते हैं जो पर और अवर दोनों को जानते हैं, जो प्राचीन और नूतन दोनों को समझते हैं। तेषु आचार्य परंपरया विद्वत्सु वेदित्रिषु ब्राह्मणेषु मध्ये भूयो विद्यः बहुश्रुतः प्रशस्यो भवति। तो भूयो विद्यः कौन हुआ? बहुश्रुतः। मुंडकोपनिषद में
जब आचार्य की चर्चा आती है, दो विशेषण आते हैं आचार्य के लिए। आचार्य कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि। समित पाणि शिष्य कैसा आचार्य ढूंढे, किसके पास जाए? जो आचार्य श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। पहला जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ तो दुर्लभ है। आज के युग में ब्रह्मनिष्ठ आचार्य मिलना दुर्लभ है, पहले भी दुर्लभ था, अब तो लगभग असंभव है। लेकिन श्रोत्रिय आचार्य भी आजकल मिलने कठिन है, पहले मिल जाते थे। श्रोत्रिय कौन है? बहुश्रुत, जिसने बहुत सुना है। और अंग्रेजी ने उसको क्या कर दिया, क्योंकि हमारी तो श्रुति परंपरा है, तो बहुश्रुत अंग्रेजी में उसको कहते हैं वेल रेड। ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन, वही है बहुश्रुत। और उसी को यास्क कह रहे हैं भूयो विद्यः, जिसने बहुत सी विद्याओं का बार बार पारायण किया है, ऐसा विद्वान प्रशंसनीय होता है। तो शोध की प्रवृत्तियां जो हमारी रही हैं, ये आज नहीं कहा है। यास्क का समय 700 BC, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तब ये लिख रहे हैं। और हम सोचते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरिटी पता नहीं कहाँ से आई है, हमारे यहाँ तो थी ही नहीं कभी। हमारे यहाँ थी, देखिए, भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। और इसको और पुष्ट करना हो तो वाक्यपदीय के लेखक भर्तृहरि के पास चलिए, जो कहते हैं, ये श्लोक जरूर आपने सबने सुना होगा, प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शक्यमुन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता। अगर अपने ही तर्क को लेकर मैं उसी तर्क को दोहराती रहूं तो कितनी दूर जा पाऊंगी। मेरी प्रज्ञा विवेक को कब प्राप्त करती है? मेरे शैक्षिक गुण कब उत्कृष्ट होते हैं? कब? भिन्न ही आगम दर्शन ही, जब मैं भिन्न भिन्न आगमों का पारायण करूं और जब भिन्न भिन्न दर्शनों का मैं अध्ययन करूं। प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शक्यमुन्नेतुम स्वतर्कम अनुधावता। ये मल्टी डिसिप्लिनरिटी है या नहीं है? नहीं तो भर्तृहरि कहें कि बस मेरा वाक्य पदीय पढ़ो, इधर उधर मत जाओ, बस इसी को पढ़ते रहो। वो ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जितना हम इधर उधर दूसरे आगम, दूसरे दर्शन पढ़ेंगे, उतनी ही हमारी प्रज्ञा विविक्त होगी, उत्कृष्ट होगी। तो 3 प्रवृत्तियां हुई, पुरातनत्व, दूसरी नूतनत्व, तीसरी भूयो विद्यत्व, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी। किसी भी शोधार्थी को अपने ज्ञान की इयत्ता बंद नहीं करनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए, उसे निरंतर स्वाध्यायशील रहना चाहिए। जब तक थीसिस सबमिट न हो जाए, और ये अनुभव से बता रही हूँ मैं, कि जब तक थीसिस सबमिट नहीं हुई मेरी, तब तक मुझे फिर कोई ना कुछ मिल जाता था और लगता था ये तो मैंने जोड़ा ही नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये भूयो विद्यत्व की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति ही स्वाध्याय है। और स्वाध्याय सतत प्रवर्तन में रहना चाहिए, सतत प्रवृत्तिशील होना चाहिए। चौथी प्रवृत्ति जो हमारे शास्त्रों में है, जो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं उसको, लेकिन उसका हम इस प्रकार से संयुक्तिक निरूपण नहीं करते हैं। वो है संप्रदाय परत्वम। संप्रदाय परत्वम अस्माकं शास्त्रेषु शोध प्रवृत्तिषु संप्रदाय परत्वम नाम चतुर्थी प्रवृत्तिः। तिस्रः प्रवृत्तयः मया उल्लिखिताः, पुरातनत्वं, शिष्टपरम्परात्वम् अथवा अविगीतत्वं, नूतनत्वं, भूयो विद्यत्वं, संप्रदायपरत्वं। संप्रदायो नाम किम? आजकल तो संप्रदाय कहते ही सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ये नया इसका एक अर्थ का उद्भावन हो चुका है। लेकिन हमारे शास्त्र में, और ये वो सूक्तियाँ ढूंढते समय मुझे मिला था, अभी हमारा कोश जो आएगा तो ऐसे और हमें लक्षण मिल जाएंगे। ये लक्षण जाकर मिला उद्योतकराचार्य के न्याय वार्तिक में। भारद्वाज उद्योतकर 6ठी शताब्दी के नैयायिक हैं। वो क्या लिख रहे हैं, कोट करने योग्य है। संप्रदायो नाम शिष्याचार्य संबंधस्य अविच्छेदेन शास्त्र प्राप्ति है। शिष्याचार्य अविच्छेदेन शास्त्र प्राप्ति है।
जब शास्त्र ऐसे पढ़ा जाए कि आचार्य और शिष्य के मध्य में कोई विच्छेद ही ना हो, कोई बाधा ही ना हो, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो महर्षि गौतम ने जो न्याय संप्रदाय चलाया, उनके शिष्य वात्स्यायन, वात्स्यायन के शिष्य हुए भरद्वाज उद्योतकर जिन्होंने न्याय वार्तिक लिखी, उनके शिष्य हुए वाचस्पति मिश्र जिन्होंने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी, फिर उनके शिष्य हो गए उदयनाचार्य, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि। इसे कहते हैं न्याय की पंचग्रंथिका। चतुर्ग्रंथिका पे भी लोग रुक जाते हैं, लेकिन ये 5 ग्रंथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सूत्र पर भाष्य, भाष्य पर वार्तिक, वार्तिक पर टीका, और फिर टीका की भी परिशुद्धि। तो ये है हमारा संप्रदाय। आज जब कोई किताब लिखता है तो उसे लगता है ये मैंने लिखी है, खूब बड़ा बड़ा, किताब का नाम छोटा कर दो और मेरा नाम खूब मोटा कर दो, मेरा नाम होना चाहिए। हमारे आचार्य ग्रंथ लिखते थे, अपना नाम ही नहीं देते थे, कवि तो नाम देते ही नहीं थे अपना। जितने संस्कृत के साहित्यकार हैं या ये शास्त्रकार हैं, किसी के समय का निर्णय नहीं हो पाता, क्योंकि वो बताते ही नहीं अपने बारे में। किसके बारे में बताते हैं? जब भी कोई न्याय में ग्रंथ लिखेगा वो किसको याद करेगा? या तो आचार्यः, आचार्याः, गुरवः, भाष्यकाराः, इस प्रकार करके अस्माकं गुरवः, ये प्रवृत्ति है। तो ये संप्रदाय परत्व भी हमारे संस्कृत शास्त्रों की क्या है? प्रवृत्ति है। इसमें अगर आपका कोई वैमत्य हो, संदेह हो, या आपको लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप बताइए, मैं उसका उत्तर दूंगी। 5वीं जो प्रवृत्ति है, मैंने केवल 5 ही चुनी है, हो तो बहुत सकती हैं। 5वीं है साधारत्वम अथवा संयुक्तिकत्वम, कि ये नहीं हम यूं ही कुछ कह देते हैं, हम जो कहते हैं उसके लिए युक्ति देते हैं, उसके लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण देते हैं। जैसा पहले कहा कि हम संप्रदाय के अनुसार आचार्य वचन को उद्धृत करते हुए हम कहते हैं कि ये वे या कुछ नहीं है, तो हम सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं कि वेद में ऐसा कहा है। सबसे बड़ी हमारी प्रमाणता कहाँ मिलती है? वेद। जहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता, सायण ने कहा ही है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। तो सबसे परम प्रमाण है, और वहाँ ना हो तो हमारे आचार्य प्रमाण हैं। आचार्यों के बाद भी हम जब दूसरे ग्रंथकारों को जब हम शोध करते हैं, तो आप ऐसे अपना निबंध नहीं लिख के दे सकते कि आपने 100 पन्ने लिख के दे दिए और उसमें कोई फुटनोट नहीं है, कोई बिब्लियोग्राफी नहीं है। क्या वो शोध होगा? निबंध में और शोध पत्र में अंतर ही क्या है? मैं बच्चों को जब पढ़ाती थी, मैं कहती, जब हम लोग निबंध लिखते थे बीए में, एमए में, हम बड़े खुश होते थे, इधर से लिखा उधर से लिखा और चलो निबंध हो गया। लेकिन जब शोध करने लगे तो जो लिखा है पहले बताओ ये कहाँ से लिया है, तुम ये कैसे लिख रहे हो। तो जो चीज़ें छुपाने में गर्व होता था, अब उनको बताने से शोध बन जाएगा वो। तो अब छुपाना कुछ नहीं है, आप जो चाहे जहाँ से ले सकते हैं उसको कोट कर सकते, लेकिन अगर आपने नहीं बताया और लिख दिया तो वो प्लेजियरिज्म हो जाएगा। इसलिए ये भी हमारी प्रवृत्ति रही है। और हमारे यहाँ कवियों के समय निर्धारण हम करते भी कैसे हैं कि उसने भास का नाम लिया है तो वो भास तक तो था, फिर कालिदास का नाम लिया, इसका मतलब कालिदास के तो बाद ही होगा। तो अपना नाम नहीं लेते, लेकिन पूर्वजों का नाम हर समय लेते रहते हैं। ये भी एक प्रवृत्ति थी। तो मैंने आपके समक्ष ये 5 प्रवृत्तियां रखी, जो कि संस्कृत शास्त्रों की, काव्य की ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि शास्त्र पर ही मेरा अध्ययन रहा है। तो ये प्रवृत्तियां हैं। लेकिन अब जो समस्याएं हमारी आ रही हैं या जो चैलेंजेस हैं, आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जो हमारे यहाँ एक अनुबंध चतुष्टय हुआ करता था, एक अधिकारी, सबसे पहले आप न्याय पढ़ने आए हैं तो आप न्याय शास्त्र के अधिकारी हैं या नहीं? अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को, लोग कहेंगे आज की राजनीति में तो ये भी कहा जाएगा कि वेद नहीं पढ़ने देते उसको वर्जित नहीं कर रहे। आज भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, मैट होता है, कैट होता है, आप पीएचडी में प्रवेश लेते हैं तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये वही टेस्ट है। लेकिन ये टेस्ट फॉर्मलाइज नहीं था, गुरु के पास आते थे और गुरु शिष्य की जांच कर लेता था कि ये इस शास्त्र का अधिकारी है या नहीं। तो अब अधिकारिता की परीक्षा
ये सबसे बड़ा चैलेंज है आधुनिक युग में। ये अनुबंध चतुष्टय तो हट गए हैं, अब कोई इनकी चर्चा नहीं करता शास्त्रों में। जो आधुनिक शास्त्र हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोग, चर्चा करे या न करे, लेकिन आप भी जब डिग्री लेने आते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, आप कोई टॉपिक चुनते हैं तो आप बिना प्रयोजन करते हैं। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो आप लोग, हम लोग मंद तो नहीं हैं, हम लोग तो सब प्रखर बुद्धि हैं। तो इसलिए प्रयोजन है, अधिकारी भी होता है, विषय भी हमारा निर्धारित होता है, और प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध भी रहता है, लेकिन हम इनकी इस रूप में चर्चा नहीं करते हैं। अब जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे पहला चैलेंज तो यही है, जो ये स्वाध्याय है, जो आपके 3 यहाँ अंग दिखाए गए हैं, स्वाध्याय, शिक्षा और शोध, 3 तो यही चैलेंज है। स्वाध्याय आज कितने लोग करते हैं? बार बार उपनिषद में 15 बार उन्होंने कहा, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने सत्यम तपः शमः दमः जनः प्रजाति, पता नहीं कितने शब्द जोड़ जोड़ कर स्वाध्याय प्रवचने, स्वाध्याय प्रवचने, अंत में कह दिया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। लेकिन आज प्रवचन तो बहुत हो रहे हैं आजकल, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन स्वाध्याय की सीमा कम से कम होती जा रही है। दोनों दृष्टियों से मैंने 2 अर्थ बताए, स्वयं अध्ययनम, स्वस्य वा अध्ययनम। तो स्वयं अध्ययन भी कम हो रहा है, क्योंकि जगह जगह कोचिंग सेंटर होते थे पहले, अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आप बटन दबाइए और गूगल आचार्य जो हैं वो आपके लिए कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो रही है, और स्वाध्याय हमारे शोध का प्राण है। पहला घटक यही है स्वाध्याय, और हर व्यक्ति शोध नहीं कर सकता, इसीलिए शोध में प्रवृत्ति, एप्टीट्यूड का, अभिवृत्ति की परीक्षा होती थी, हर शास्त्र के लिए होती थी। लेकिन अभी क्या है, एलिजिबिलिटी केवल मार्क्स हैं, मार्क्स इतने हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि शोधार्थी की, अगर वो स्वाभाविक है प्रवृत्ति तब तो समस्या नहीं है, अगर स्वाभाविक नहीं है तो उसको विकसित कीजिए। आप अपने अंदर प्रश्न उठाने, क्योंकि पीएचडी में या एमफिल में या किसी भी शोध कार्य में अगर आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपने विषय ले लिया कालिदास के काव्य में प्रकृति चित्रण, क्या करेंगे? तो उसमें लिखा ही हुआ है, जो पढ़ेगा उसे प्रकृति चित्रण दिख जाएगा। ये शोध का विषय है? ये है ही नहीं शोध का विषय। लेकिन हम लोग यही करते आए वर्षों तक। संस्कृत में क्या करते थे? इसी तरह के विषय लेते रहते थे। इसलिए संस्कृत शोध का स्तर क्या कर दिया? हम तो गुणोत्कर्ष की बात कर रहे हैं, हमने स्वयं अपने विषय का, अपने शास्त्र का, अपने स्तर का क्या किया? ह्रास किया, अपकर्ष किया। तो इसलिए स्वाध्याय सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा में जैसा मैंने कहा प्रवचन भी आएगा, क्योंकि शिक्षा का अर्थ देना है, स्वाध्याय का अर्थ अपने अंदर विकसित करना है। शिक्षा अध्यापन भी है, स्वाध्याय अध्ययन है तो शिक्षा अध्यापन है, पढ़ना और पढ़ाना। एक मिनट, अभी क्या होता है, बिना स्वाध्याय के यदि प्रवचन किया जाएगा तो क्या होगा? आप खूब अच्छे से जानते हैं, बहुत से प्रवचन होते हैं जिनमें विषय कुछ होता ही नहीं है, या विषय कुछ और दिया गया था, बोल कुछ और देते हैं, जो आता है हम तो वही बोलेंगे। लेकिन प्रयास क्या होना चाहिए कि जो विषय दिया गया है, स्वाध्याय तो आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं, अब इतना सारा सामान आपके पास है, जब कोई मेहमान आता आप सारा उठा के तो उसके सामने नहीं रख देते हैं, आप उसके योग्य, उसके अनुकूल वस्तु ही प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार जो स्वाध्याय आपने किया है उसको आप शिक्षा के माध्यम से संगठित करके, विस्तृत करके, व्यवस्थित करके प्रस्तुत करें। ये आपकी शोध की दूसरी चुनौती है। वही शोध में कोई डिग्री नहीं, वो डिवीज़न नहीं होता ना। एमए तक तो क्या होता है, आपके ग्रेड होते हैं, आपकी डिवीज़न होती है, मार्क्स होते हैं, लेकिन पीएचडी तो हो गई तो बस हो गई। अब चाहे किसी की ए क्लास
और चाहे किसी की सी क्लास है, कोई नहीं पूछता। एक बार डॉक्टर बन गए तो कहाँ से बने ये भी नहीं पूछते, कैसी पीएचडी थी ये भी कोई नहीं पूछता। विषय जरूर कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी अगर विषय वास्तव में अच्छा है, नहीं तो वो विषय भी ठीक है, पीएचडी है, डॉक्टर है, बस काफ़ी है। तो अगर प्रयोजन केवल डॉक्टर बनना है, वो भी हुआ करता है और होता था। विषय यदि आपका प्रयोजन शैक्षिक गुणोत्कर्ष, अपने शोध के स्तर को उत्कृष्ट बनाना, स्वयं को उद से उत्तर और उत्तर से उत्तम की ओर ले जाना, तो आपको क्या करना है। अब आ जाइए तीसरे गुण पर, शोध। शोध का शब्दार्थ ही क्या है? संस्कार, परिष्कार, परिमार्जन। और यकीन मानिए आज तक मैं जब अपना कोई पेपर लिखती हूँ, पहले तो मेरे बच्चे स्टूडेंट टाइप करते थे, 2 स्टूडेंट ऐसे थे कि मैं खुद अपने लिखे को 20-20 बार बदलती रहती थी, करेक्ट करती रहती थी। और कोई हो तो कहेगा पता नहीं क्या, इनको कुछ स्पष्टता ही नहीं है बार बार। लेकिन ये क्या है? ये परिष्कार है, ये संस्कार है, ये शोध है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमने बोल दिया, जो हमने लिख दिया, बस वही वेद वाक्य है, अब उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसे शोध में गुणोत्कर्ष होगा? नहीं होगा ना। आपने लिख दिया बस ठीक है, परम प्रमाण है, अब इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन यदि आप अपने अंदर ये संभावना छोड़ते हैं और ये विकसित करते हैं कि जो मैंने लिखा, जो मैंने कहा, उसमें परिष्कार की संभावना है। वो जो भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कि जनों के साथ, सज्जनों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? गुण विकसित होते हैं। और नीचों के साथ रहते हैं तो मन में क्या आती है? वैसी प्रवृत्ति। तो ये जो संभावना है शोध की, संशोधन की, परिष्कार की, संस्कार की और परिमार्जन की, ये भी बड़ी चुनौती है। और आप देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसको आज कंप्यूटर में भी इतना उपयोगी माना जा रहा है, पाणिनि ने जब 7 अध्याय और 8वें अध्याय के 3 पाद लिख दिए तो क्या लिखा? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम क्या है? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परत्र असिद्धम। तो खुद ही अपने में क्या कर लिया? संशोधन कर दिया। पाणिनि जैसे मुनि, कणाद जैसे महर्षि, जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं, गिनाए हैं उन्होंने 18 या 12 चीजें गिनाई हैं कि ये सब क्या हैं? अदृष्टकारितानि। मणिगमनम, सूच्यभिसर्पणम, अदृष्टकारितम। भूकंप कैसे होता है, क्यों होता है? मणि की तरफ क्यों जाना होता है? सूची का, सुई जो है वो लोहे पारद की तरफ जाती है ना, तो क्यों जाती है? ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको कणाद लिख देते हैं कि ये अदृष्टकारिता हैं। अर्थात दर्शन है दृष्टि। मैंने इतनी चीज़ों की व्याख्या की, ये तो मेरे दृष्टिपथ में आई, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए क्या रहीं? अदृष्ट रहीं। क्या छोड़ दिया? परवर्ती आचार्यों के लिए संभावना छोड़ दी कि मेरे लिए अदृष्ट हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंस में देख लीजिए परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। पहले एटम को माना, फिर एटम को पहले इंडिविजिबल माना, अब डिविजिबल मान लिया, अब उससे परे पहले क्लासिकल फिजिक्स कुछ और थी, न्यूटोनियन फिजिक्स। तो दिन ब दिन साइंस में भी परिष्कार हो रहा है, प्रविधियों में हो रहा है। हमें अपने शोध में परिष्कार की, शोध की संभावना अवश्य छोड़नी की। यहाँ तक मैंने किया। आजकल उसको क्या कहते हैं? आधुनिक जब आप प्रोजेक्ट लिखते हैं तो आउटकम, डिलीवरेबल्स, क्या लेके जाएंगे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, इसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, तो और फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारे शोध के अंग हैं। तो 3 चुनौतियाँ। चौथी जो चुनौती है बहुत बड़ी, आज के शोधार्थी के लिए ही नहीं, सबके लिए, जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की थी, भाषा दक्षता, भाषा सौकर्यम। कि ना तो हमें संस्कृत आती है, समझ में आता है, चलो संस्कृत नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, हमें अंग्रेज़ी भी नहीं आती। किसी एक भाषा में तो आपका सौकर्य हो। जब आप एक शोध प्रबंध लिख रहे हैं तो आपकी भाषा में मास्टरी होनी चाहिए कि नहीं? किसी एक भाषा में, जिसमें आप, संस्कृत में तो होनी ही चाहिए जब आप संस्कृत में शोध कर रहे हैं।
लेकिन यदि संस्कृत में लिख नहीं सकते, कम से कम संस्कृत पढ़कर समझ तो पाएं, इतनी तो होनी चाहिए। अभी जब आप थीसिस उठाते हैं तो उसमें हजारों गलतियां होती हैं जिनको हम टंकण की अशुद्धि कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे समय में हमारे टीचर्स एक एक स्पेलिंग करेक्ट करते थे। धीरे धीरे टीचर्स ने करना छोड़ दिया, और अभी तो क्या हो गया, स्पेलिंग्स ही बदल गई। ब्रिटिश स्पेलिंग्स और होती थी, अमेरिकन स्पेलिंग कुछ और हो गई। तो अगर आपने गलत भी लिख दी तो कभी आपके सही को कंप्यूटर गलत कर देगा और कभी गलत को भी सही कर देगा। तो संस्कृत के विद्यार्थियों को, संस्कृत के शोधार्थियों को भाषा पर सौकर्य, उसकी दक्षता, ये अनिवार्य है। अगर आपकी भाषा पर अधिकार नहीं है तो आप संस्कृत के शोधार्थी उत्कर्ष की बात कर रहे हैं, हम सामान्य की बात नहीं कर रहे हैं। A++ आपने जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है उसको A++ मिला है। जब विश्वविद्यालय को मिला आप उसके विद्यार्थी हैं। जब आपकी PhD कहीं जाएगी तो उसके साथ वो A++ उस पर लगेगा, तो आपके कार्य में वो परिलक्षित होना चाहिए कि नहीं। तो ये एक बड़ी, मैंने अभी बताया, बड़े बड़े विज्ञापनों में लिखा रहता अतिथि देवो भवः भवः। अब ये विसर्ग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, बहुत कष्ट होता। और हम हिंदी की अखबार में 50 बार ये शब्द प्रयोग होता है, रहस्यमयी व्यक्ति। एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। अब ये रहस्यमयी स्त्रीलिंग है, वो किसी भी पुल्लिंग के साथ रहस्यमयी लगाने लगे हैं स्त्रीलिंग में, रहस्यमय को भूल गए हैं। तो भाषा का निरंतर क्या हो रहा है, अपकर्ष हो रहा है। हमारी भाषा संस्कृत है, संस्कृत का अर्थ ही है शुद्ध, निर्दुष्ट, परिष्कृत, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जी, 5वीं सबसे बड़ी जो चुनौती है, इसको ऑफ कर दी। जी, तो हमने 5 प्रवृत्तियों की चर्चा की, पुरातनत्व, नूतनत्व, भूयो विद्यत्व, संप्रदाय परत्व और साधारत्व या संयुक्तिकत्व। 5 प्रवृत्तयः अस्माभिः तत्र चर्चिताः। 5 तत्र समस्याः सन्ति, याः साम्प्रतिक्यः समस्याः सन्ति। स्वाध्यायस्य न्यूनता, स्वाध्यायस्य अल्पीयस्त्वं, शिक्षायाः आधिक्यं, प्रवचनस्य आधिक्यं, स्वाध्यायस्य अल्पीयस्त्वं, प्रवचनस्य भूयस्त्वं, शोधस्य अल्पीयस्त्वं, भाषा दक्षतायाः अभावः, भाषा सौकर्यस्य न्यूनत्वं। 5म जो समस्या है, जो सबसे आधुनिक है और सबसे विकट है, वो समस्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिमा बुद्धि, यांत्रिकी। एकतः यांत्रिकी अस्माकं सौविध्याय भवति। अस्माकं सर्वेपि शोधग्रन्थाः स्रोतांसि च अनायासेनैव उपलब्धाः भवन्ति। अस्माकं समये यदा वयम् एकमपि ग्रन्थं लब्धुम् इच्छामः स्मः, तदा वयम् एकपुस्तकालयात् अपरं पुस्तकालयं प्रति गच्छन्तः स्म। कदाचित् इह कदाचित् तत्र फोटोकापी इत्यस्यापि सौविध्यं नासीत्, हस्तेनैव सर्वं लेखनीयं। परन्तु अधुना सर्वेभ्यः भवद्भ्यः सौविध्यमस्ति, पटले एव भवद्भिः सर्वं लभ्यते। एकस्य बटनस्य अथवा बिन्दस्य स्पर्शमात्रेण सर्वं सुलभं भवति। एतत् सौविध्यं, परं तत्र जटिलसमस्या अस्ति तस्य प्रामाणिकतायाः परीक्षणस्य। शोधकार्येषु प्रामाणिकत्वम् अतीव महत्वपूर्णं। यथा आजकल वो ISI होता है, आइडेंटिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड मार्किंग होती है। आपकी थीसिस पर स्टैंडर्ड मार्किंग होगी A++, लेकिन अंदर जो आप लिख रहे हैं उसका प्रमाण क्या है, नामूलम लिख्यते किंचित। आप ये नहीं लिख सकते PhD में कि वो हमने विकिपीडिया में पढ़ लिया,
विकिपीडिया से कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन थीसिस में जब हम देखते हैं, पहले सबसे जब परीक्षा के लिए हमारे पास थीसिस आती है, सबसे पहले मैं तो बिब्लियोग्राफी देखती हूँ कि क्या क्या पढ़ा और कैसे बिब्लियोग्राफी बनाई। प्रिपेयरिंग अ बिब्लियोग्राफी इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि शोध में आप बिब्लियोग्राफी में प्राथमिक स्रोत अलग हैं, गौण स्रोत अलग हैं। आप ये पता चला पाए कि आपके प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, गौण कौन से हैं, फिर सहायक स्रोत कौन से हैं। सहायक में भी क्या होता है, संस्कृत विश्वविद्यालयों के शोधार्थी अधिकांशतः अंग्रेजी में ग्रंथों का नाम ही नहीं लिखते, पढ़ना तो दूर। तो ये शोध आपका परिष्कृत शोध नहीं है। आज सब जितनी भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं आपको वो सब देनी चाहिए। उतनी ना भी दें तो कम से कम 3 तो सर्वत्र स्वीकृत प्रचलित हैं। संस्कृत आपका मूल विषय है, हिंदी में हम ज़्यादा बात करते हैं, लिखते हैं, और अंग्रेज़ी हमारे इंटरनेशनल उसकी लैंग्वेज है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शोध बाहर भी पढ़ा जाए तो आपको भी तो बाहर का पढ़ना पड़ेगा ना। वैशेषिक दर्शन पर जब मैंने शोध किया, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि फेडेगन ने 1918 में किताब लिखी थी, पता चल गया किताब नहीं मिली। बाद में मैंने देखा कि हाल्बफास, विल्हेल्म हाल्बफास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसने क्रांति कर दी। वो 20वीं शताब्दी में लिखी गई थी और उनकी पुस्तक का नाम था ऑन बीइंग एंड व्हाट देयर इज़, क्लासिकल वैशेषिका ऑन बीइंग एंड व्हाट देयर इज़। तो उसने विश्व के पटल पर वैशेषिक दर्शन को पुनः प्रतिष्ठापित कर दिया, और उससे प्रेरित होकर फिर मैंने एक ग्रंथ लिखा, क्लासिकल वैशेषिका ऑन नोइंग एंड व्हाट इज़ टू बी नोन। उनका था ऑन बीइंग एंड व्हाट देयर इज़, वो मेटाफिजिक्स था, तत्व मीमांसा था। वैशेषिक के बारे में कहा जाता है उसकी तो कोई प्रमाण मीमांसा है ही नहीं, जो न्याय कह रहा है ज्यों का त्यों वो ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको प्रस्तुत किया, क्लासिकल वैशेषिका ऑन नोइंग एंड व्हाट इज़ टू बी नोन। व्हाट इज़ टू बी नोन तो वही हो गया जो ऑन बीइंग में था, लेकिन ऑन नोइंग, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, वही जिसे मैं कॉग्निशन प्रोसेस कह रही हूँ, वो सारा न्याय की भांति वैशेषिक में भी है। तो आपको अपने ग्रंथ को, अपने शोध प्रबंध को अगर व्यापक फलक पर ले जाना है तो आपको अंग्रेजी के कुछ मानक ग्रंथ, जैसे और कुछ नहीं, दर्शन में यदि आप काम करते हैं तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफीज़ 22-24 वॉल्यूम निकल चुके हैं कार्ल पॉटर के द्वारा, मोतीलाल बनारसी दास से छपे हैं, सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बिब्लियोग्राफी देखते ही समझ आ जाएगा कि किस स्तर का ये शोध प्रबंध है। तो इसलिए जो समस्या है AI की, देखिए हमारे यहाँ भी काव्य के 2 भेद किए गए थे, दृश्य और श्रव्य। काव्येषु नाटकम रम्यम, तो हमने श्रव्य से दृश्य को महत्वपूर्ण तो माना, लेकिन हमने दोनों को बराबर महत्व दिया। श्रुति हमारी परंपरा थी, और श्रुति स्मृति विरोधे तो श्रुतिरेव बलीयसी, तो श्रुति को हमने कम नहीं आंका, दृष्टि को हमने महत्व दिया। दर्शन भी एक दृष्टि है, और जो कुछ हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालता है। लेकिन अभी क्या समस्या है AI की, कि यहाँ असत और सत, मिथ्या और जो सत्य है, तथ्य है, एक होता है प्रमा और एक होता है अप्रमा। प्रमा और अप्रमा का भेद निरस्त हो चुका है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है डीप फेक की, आपको पता ही नहीं चलेगा सत्य क्या है और असत क्या है, माया क्या है और विद्या क्या है। तो ये एक चुनौती है। हमारी जो प्रविधि थी वो उपनिषद की पद्धति थी, उपनिषद, आचार्य और शिष्य में परस्पर संपर्क, पर्सनल टच। उप माने पास, नी माने नीचे, सद माने बैठना। वही जो मैंने अभी संप्रदाय में बताया, आचार्य और शिष्य का अविच्छेद संबंध, बिल्कुल इतना घनिष्ठ संपर्क के बीच में कोई विघ्न नहीं है। और अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास जो हो रही है वो ज़रूरी है, कोरोना काल में उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन क्या उस ऑनलाइन क्लास में वो गंभीरता आएगी जो उपनिषद में आ रही थी? क्या ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या या आत्म विद्या ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप उसी प्रकार हृदयंगम कर पाएंगे?
कोई भी आप कोश शास्त्र पढ़ लीजिए, कालिदास की कविता पढ़ लीजिए, दिखने को सुंदर सुंदर चित्र दिख रहे हैं, लेकिन जो शब्दों का चमत्कार है उसमें, वाग वैखरी शब्द झरी, वो शब्द झरी तो आपको नहीं मिलती ना उसमें, वो श्रुति से ही मिलती है। और वो भी तब मिलेगी अगर आचार्य का उच्चारण शुद्ध होगा। अगर आचार्य का ही उच्चारण शुद्ध नहीं है तो फिर आपको भाषा की कमी इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग संस्कृत के अध्यापन में, शिक्षण में उस उच्चारण दक्षता पर बल नहीं दे। बचपन से ही सिखाया जा सकता, बड़े होकर उच्चारण नहीं सुधारा जा सकता, वो शैशव से ही हो सकता है। तो शिक्षा का जो वैदिक लक्षण है कि उसमें स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो शिक्षते, वो सबसे पहले वही सिखाना चाहिए। तो ये जो कृत्रिम बुद्धि है, इस कृत्रिम बुद्धि की कृत्रिमता के कारण अनेक सुविधाएं हुई हैं, लेकिन ये एक दुधारी तलवार है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ तत्कवयो वदंती, कठोपनिषद में लिखा हुआ है। और ये वही धार है कि छुरे की धार पर चलना बहुत कठिन है। तो इसका उपयोग तो हमें करना है क्योंकि उससे हमारी बहुत सी चीज़ें सुगम हो रही हैं, लेकिन सावधानी बहुत रखनी है। सावधानी रखनी है कि आपके लिखे हुए का दुरुपयोग ना हो और जो आप कह रहे हैं उसको आप प्रमाणित कर सकें, उसको आप सत्य सिद्ध कर सकें, उसको किस प्रकार, कई वर्जन उसके लिए भी नियम बन रहे हैं, तरीके खोजे जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैंने आपके समक्ष बिल्कुल एक खुले मन से विचार करके ये 5 जो मेरी समझ में आया 3-4 दिन में, 5 प्रवृत्तियाँ और 5 ही उसके चुनौतियाँ या चैलेंजेस, उनको रेखांकित किया है। इसमें आप जोड़ते चले जा सकते हैं और इनके बारे में जो मैंने कहा, इनके बारे में यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो मैं उसका उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। रघुनाथ शिरोमणि का मैंने नाम लिया। 16वीं शताब्दी में बंगाल में थे रघुनाथ शिरोमणि, बहुत प्रखर बुद्धि वाले, और उन्होंने कणाद द्वारा बताए गए पदार्थों की सूची में परिष्कार किया कि इसको पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है, इसको भी ईश्वर, दिशा और काल को अलग मानने की क्या जरूरत है, वो तो ईश्वर में ही अंतर्भूत हो सकते हैं। कई बातें उन्होंने क्रांतिकारी कहीं, लेकिन अगर वो चाहते तो अपना एक अलग संप्रदाय बना लेते, रघुनाथ शिरोमणि का संप्रदाय। ऐसा नहीं किया, अपने को कणाद से जोड़ के रखा कि मैं वैशेषिक परंपरा में हूँ, कणाद मुनि को प्रणाम करते हुए ये शुरू कर रहा हूँ, और उनके अंदर, उनके शास्त्र के अंदर ये मेरे सुझाव हैं या ये मेरी मान्यता है कि इनको नहीं मानना चाहिए। उनके बाद में जो आए वेणीदत्त, उन्होंने फिर इनका खंडन का क्या कर दिया, मंडन। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे शास्त्रकार थे वो व्यक्तिवादी नहीं थे, अपने नाम की उन्हें उतनी चिंता नहीं थी जितने अपने संप्रदाय के सिद्धांत की और मान्यता की चिंता थी। तो विचारों पर बल था, व्यक्तियों पर बल नहीं था, और एक परंपरा से जुड़े रहने में उनको गर्व अनुभव होता था। तो ये साबित करता है कि भारतीय दर्शन उदार था प्रवृत्ति में, इसीलिए पहले पूर्व पक्ष आता है, फिर सिद्धांत पक्ष। तो रघुनाथ का मत पूर्व पक्ष नहीं है, वो है सिद्धांत में ही, लेकिन यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनैरिटी इतनी इनग्रेंड थी, इतनी अनुस्यूत थी कि दूसरे शास्त्रों के साथ तो मतभेद होता ही था, अपने शास्त्र से भी हम मतभेद कर सकते थे, इतनी स्वतंत्रता थी। तो ये उसकी उदारता का सूचक है, एक तरफ उसकी परंपरावादिता का सूचक है और दूसरी तरफ उसकी उदारता का सूचक। एषा पूर्णाहुतिं दातुं पुनः आरम्भोऽपि शैक्षिक गुणोत्कर्षस्य उत्कर्षमन्त्रेण आरब्धवती महोदय। पश्यन्तु, भवन्तः भारते व्याख्यानं बहवः कुर्वन्ति, भवन्तः 7 दिवसेषु भवन्तः अपि अवगन्तुं शक्ताः, यतः भारतस्य बहवः लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः अत्र आगताः। महोदया संकलितरूपेण विषयं परित्यज्य कुत्रापि न गतवती। यदा प्राञ्जलः प्रश्नम् अपृच्छत्, तस्य प्रश्नस्य उत्तरं तथैव दत्तवती। सः एकः योग्यः प्राश्निकः, तस्य अत्यन्तं योग्यं समाधानं दत्तवती।
तन्नाम केवलं संस्कृतज्ञाः इत्येव न, सामान्याः अपि स्वीयान् सन्देहान् महोदयायाः पुरतः प्रकटीकर्तुं प्रभवन्ति। आङ्ग्लभाषायां, हिन्दीभाषायां, संस्कृतभाषायां दक्ष, आङ्ग्लसाहित्ये, हिन्दीसाहित्ये, एवमेव संस्कृतदर्शनशास्त्रे, साहित्ये व्याकरणे तु भवत्येव समेषाम्। एकस्य अस्ति, एकस्याः महोदयायाः अस्ति इत्युक्ते एतत् अद्वितीयं भवति। अत एव उक्तं भारतस्य अद्वितीयं स्त्रीरत्नं भवति दर्शनशास्त्रे शशिप्रभा महोदया इति मया यदुक्तं तत् अहं सहर्षम् उद्घोषयामि, तच्च अहं सगर्वं सानन्दं च प्रसारयाम्यपि। यथा महोदयया इदं व्याख्यानमद्य दत्तं, महोदयया सह वयमपि किञ्चित् तदुच्यते किल, गुणवज्जनसंसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवम् इति। वयं तत् पुष्पं तत्र वयं किं सूत्ररूपेण वा किमपि किमपि वयं स्मः। अहं प्रकाशनविभागस्य अधिकारी अस्मि। मम कृते बहवः दूरवाणीं कुर्वन्ति, महोदय मैं राष्ट्रपति पुरस्कृत हूँ, मुझे ये मेरा होना है, वो होना है इति। अहं मम संकोचः भवति, अयं महापुरुषः राष्ट्रपति पुरस्कृतः, परन्तु एवं वारं वारं दूरवाणीं कृत्वा किमर्थं परिपीडयति, एकवारम् उच्यते चेत् खलु अवगम्यते इति। मैं राष्ट्रपति पुरस्कृत, अरे भवतु भोः, भवान् कतिवारं वदति, एकवारम् उच्यते चेत् भवतः ग्रन्थस्य मूलप्रतिः आगता अस्ति, अत्र अक्षरज्ञानं सर्वेषाम् अस्ति, वयं ज्ञातुं शक्नुमः भवतः कृतिविशेषं दृष्ट्वा एव भवान् कथं पुरस्कृतः इति। पुनः भवान् पौनःपुल्येन उक्त्वा तद् व्याख्यातुमर्हति। यावदपेक्षते तावदेव वक्तव्यं भवति, तद् लक्षणं भवति। अतः अस्माकम् अधिकारिणी अत्र चोटीबाई मीना महोदया उपविष्टा अस्ति। सर आ गए हैं ये राष्ट्रपति पुरस्कृत, ठीक है रख लीजिए, प्रकाशन विभाग के मीटिंग में देखा जाएगा इत्येव उच्यते। यतः संपूर्ण कुंभः न करोति शब्दम्, यदि कुंभः पूर्णः अस्ति शब्दं न करोति। अहं राष्ट्रपति पुरस्कृतः, अहं राष्ट्रपति पुरस्कृतः इति वारं वारं रारट्यते, जञ्जप्यते चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। तद् अवगम्यते। यद्यस्ति न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते, वक्तव्यमिति नास्ति। इदानीं संस्कृतज्ञाः इत्युक्ते कोट् प्रियाः भवन्ति इति महोदयेन उक्तं। मम तत् सत्यमेव, वयं किमपि वदामः चेत् तत्र एकं वाक्यम् आगच्छति। तर्हि अग्रिमवर्षस्य अग्रिमकार्यशालायाः विषयेपि अस्माभिः चिन्तितमस्ति। स्वाध्यायः, शिक्षा, शोधः, प्रवचनं, प्रशिक्षणं, प्रकाशनम् इति अग्रिमविषयः। स्वाध्यायबलेन प्रवचनं देयं, शिक्षाबलेन प्रशिक्षणं देयं, शोधाधारितप्रकाशनं करणीयम् इति कुलपतीनाम् आशयः अस्ति। तो मुझे अंत में एक वाक्य कहना है जो पहले नहीं कहा, कि डॉक्टर गणेश पंडित जी जो इस कार्यशाला के सूत्रधार हैं, संयोजक हैं, सब कार्य सरल होता है, योजकस्तत्र दुर्लभ। तो आपने बहुत ही सुंदर रीति से इसका संचालन किया और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे पूर्णाहुति के लिए अवसर दिया और प्रसाद वितरण में भी सम्मिलित किया। तो आप सबके, आपके प्रति विशेष साधुवाद और शुभकामनाएं, और आप सबके लिए ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जो आपने कहा आपकी जितनी आयु है उससे भी अधिक, 1 दशक अधिक मैंने पढ़ाया है, तो धीरे धीरे जब आप मेरी आयु में पहुंचेंगे, आप भी इसी तरह ज्ञान का अर्जन करते चलेंगे। अनुभव अपनी जगह होता है, ज्ञान भले ही सीमित रहे, अनुभव उसमें बहुत कुछ जोड़ देता है। तो सबके लिए मेरी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमस्ते।